हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो चल रहे थे मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोगों ने 12 से लेके और 20 तक के मौलिक अधिकार जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज की वीडियो में हम जो स्वतंत्रता का अधिकार, अपना जो मौलिक अधिकार है, उसमें आर्टिकल 21 देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने 19 और 20 जो आर्टिकल हैं वो पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो पार्ट है अपना उस पर और बात करते हैं आर्टिकल 21 और 22 की। तो 21 जो आर्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 20 और 21 जो आर्टिकल्स हैं, इन दोनों आर्टिकल्स का आपात किस्म यानी आपात उपबंध कौन सा आर्टिकल 352। जो 352 जब आर्टिकल लगता है देश में, या कोई बाह्य मतलब आक्रमण, युद्ध, अशांति, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब 352 लगता है तो उस समय भी जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी कि अपराध के समय दोष सिद्धि का संरक्षण और प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये दोनों उस समय भी निलंबित नहीं होते हैं। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपात केस में कौन कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21। जैसा कि हमने देखा कि जो आर्टिकल 21 है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीय संविधान है उसमें हर नागरिक को प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हम लोगों ने किस देश से ग्रहण किया है, तो ये जापान से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान से ग्रहण की है। तो ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही पार्ट है। तो हम देखते हैं कि ये जो अधिकार है ये भी हमें जापान से है ग्रहण किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो गोपालन बनाम भारत संघ जो केस आया था, तो इसमें जो है 1950 में ये केस आया था, 1950 में। तो 1950 का जो ये गोपालन बनाम भारत संघ केस है, इसमें कहा गया कि मतलब बिना विधि के किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार कौन कौन से केस करते हैं, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो बिना विधि के मृत्यु दंड देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से ऐसे वाद में जो विस्तार करके कहा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो उससे कुछ आगे भी है, यानी कि बिना विधि के मृत्यु दंड देने से आगे भी है। यानी कौन से वाद या केस ऐसे आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अधिकार का विस्तार किया गया, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस हैं और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है इनको। तो पहला हम केस देखते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 का है। और इसमें कहा गया है कि जो भी नागरिक है उसको मतलब जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जिसके तहत कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हम उसको प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है, तो इसमें क्या है कि ये इसका विस्तार करता है और कहता है कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है मतलब ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। मतलब दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो क्या बताया इन्होंने, मानवीय गरिमा का अधिकार है, यानी कि भारत के बाहर भी सरकार की आलोचना गरिमामय जीवन का एक भाग जो है वो किस केस में बताया गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। यानी गरिमामय जीवन का भाग जो है वो भारत के बाहर भी सरकार की आलोचना करना कौन से वाद में कहा गया, तो ये कहा गया मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। ओके अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओल्गा टेलिस केस, यानी इसको पटरीवासियों का केस भी कहा जाता है। तो पटरीवासियों का केस जो है वो जीविका का अधिकार जो है हमें प्रदान करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिर्फ नाम और किससे रिलेटेड है ये हमें ध्यान रखना है। तो ओल्गा टेलिस केस जो पटरीवासियों के केस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है जीविका का अधिकार प्रदान करता है। फिर है सतवंत सिंह केस। तो जो सतवंत सिंह केस है
ये विदेश जाने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ये सब अधिकार भी आते हैं। इन जो केस हैं इनमें बताया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार जो है वो इन केसों में किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सतवंत सिंह केस यानी विदेश जाने का अधिकार, परमानंद कटारा केस प्रथम चिकित्सा का अधिकार, फोन टैपिंग कौशल्या पुत्तुस्वामी केस जो है वो निजता प्राइवेसी का अधिकार हमें देता है, और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वाला जो सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजन का अधिकार भी हमें देता है। तो ये जो है, इसके अलावा मोहिनी जैन केस प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, MC मेहता केस शुद्ध जलवायु का अधिकार है, सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश केस जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार देता है, और SROL केस जो है सूचना का अधिकार हमें देता है, और गुजरात कैदी केस जो है हथकड़ी न लगाने का अधिकार हमें देता है। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। एक तरफ तो केस मतलब किससे रिलेटेड है ये दे दिया जाता है, एक तरफ केस का नाम दे दिया जाता है, और मिलान करने के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें दोबारा देखते हैं। मेनका गांधी बनाम, मैंने बताया आपको, गरिमा में जीवन जीने का भी एक भाग बताता है किसको, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट ओल्गा टेलिस, जिसको पट्टरवासियों के नाम से काफी बार एग्जाम में पूछा गया। पट्टरवासियों के केस का संबंध किस अधिकार से है, तो जीविका के अधिकार से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतवंत सिंह केस, विदेश जाने का अधिकार। परमानंद कटारा केस प्रथम चिकित्सा का अधिकार। फोन टैपिंग कौशल्या जो पुत्तुस्वामी केस है 2017 का, वो निजता प्राइवेसी का अधिकार हमें देता है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जो है वो सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजन का अधिकार जो है वो प्रत्येक नागरिक को देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहिनी जैन केस। तो मोहिनी जैन केस जो है वो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। MC मेहता केस जो है शुद्ध जलवायु का अधिकार भी, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में इंक्लूड करता है। और सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार हमें देता है। उसके बाद SROL केस सूचना का अधिकार देता है। गुजरात कैदी केस हथकड़ी न लगाने का अधिकार देता है। और जो अनुच्छेद 21 है उसकी बात करेंगे अब हम लोग। तो हमारा जो आर्टिकल 21 हम लोगों ने देखा कि किस तरीके का अधिकार है, और उसमें मतलब कौन कौन से केस हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किया गया है। और अभी हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 21 है उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो है वो किस तरीके का है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 21 है इसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। हम सब जानते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 जिसमें 21A जो आर्टिकल जोड़ा गया, और जिसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए, वैसे देखें हम लोग तो जो प्राथमिक शिक्षा का अपना अधिकार है उसको क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी जो है 9-10 में भी पारित किया गया था, और इसमें भी 7 भाग हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इसमें कक्षा 1 से 8 तक के है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक है, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है। अब हम अगर बात करें तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये इसके लागू करने की डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 12 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो ये लागू हुआ था। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, 21 क में। ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मनरेगा। तो मनरेगा जैसे 100 दिन का रोजगार सब जानते हैं, लेकिन जब ये रोजगार जो है वो 100 दिन से यदि 365 दिन तक, यानी कि जो पट्टरवासी केस है इससे रिलेटेड है ये, तो तब जो है इसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो ज्यादा दिखाई देगा। तो इसके सकारात्मक प्रभाव हम लोगों ने डिस्कस किए, 86वां संविधान संशोधन, और दूसरा है मनरेगा वाला। अब नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि संसद और न्यायपालिका के मध्य वृद्धि हुई है, यानी कि जो संसद है, संसद और न्यायपालिका के मध्य जो है वो वृद्धि हुई है। इसमें मतलब मध्य जो संघर्ष जो है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि
संघर्ष में वृद्धि हुई है, यानी कि संसद और न्यायपालिका में जो है आपसी खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा अनुच्छेद जो 21 है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को भी प्राप्त है, ये हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सिर्फ जो 5 आर्टिकल हैं जो कि ओनली इंडियंस को प्राप्त हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं वो? 15, 16, 19, 29 और 30। इंडियंस को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, केवल भारतीयों के लिए हैं ये। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो हमने ये देखा कि जो आर्टिकल 21 है उसमें सभी व्यक्तियों को प्राप्त है आर्टिकल 21, और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या विदेशी लोग भी अपने जो इंडियंस के बराबर जो है वो शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो वही नकारात्मक प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिला है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव में। तीसरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो है यूनियन केस कृष्ण केस। तो यूनियन कृष्ण केस जो है उसमें कहा गया कि जो उस शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, तो उन शिक्षा के अधिकार का मतलब ये शामिल करना और फिर इसको हटाना, तो ये नकारात्मक प्रभाव जो है इसमें देखने को मिला है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 22 की। तो अनुच्छेद जो 22 है वो किससे रिलेटेड? हमने अनुच्छेद 21 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, किस देश से प्रभावित है, और कौन कौन से मतलब जो केस हैं जिसमें कि इस जो आर्टिकल का यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा उसका नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 22 की। तो जो आर्टिकल 22 है उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है, और गिरफ्तारी से संरक्षण का जो अधिकार है उसमें आर्टिकल हम देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 22(1)(2) और आर्टिकल 22 का मतलब 22(3) और 22(1) और 2 आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 22(1) और 2 है उसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 22(1) और 2 में कहा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण जो है वो हर नागरिक का अधिकार है, यानी कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार किसमें दिया गया है? किसमें दिया गया है? आर्टिकल 22(1) और 2 में। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है? यानी कि गिरफ्तारी के कारण वो जान सकता है, वकील से भी परामर्श कर सकता है, और 24 घंटे के अंदर जो है वो उसको ये बताना, मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना चाहिए, वरना वो मतलब उसके बारे में पूछ सकता है। फिर जो डीडी के बसु केस आया था, ये मतलब वैसे तो देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि 6th क्लास की जो बुक है ना उसमें दिया गया है, जो 6th क्लास की बुक है उसमें ये दिया गया है कि डीडी बसु केस किससे रिलेटेड है? तो गिरफ्तारी वारंट से रिलेटेड है, यानी कि पुलिस वर्दी जो व्यक्ति है वो पुलिस की वर्दी में आए। जो भी आपको कोई गिरफ्तार करने, जैसे कि किसी के ऊपर कोई केस लग जाता है तो सिविल में जाके पुलिस वाले जो है उसको गिरफ्तार करके ले आते हैं, तो वो गलत है। डीडी के बसु केस आया था और उसमें कहा गया कि जो गिरफ्तारी वारंट के साथ जो है वो पुलिस का जो कांस्टेबल है या फिर जो भी पुलिस की तरफ से जो भी व्यक्ति जाता है तो वो उसको पुलिस वर्दी के में मतलब वारंट के रूप में, यानी कि पुलिस वर्दी के रूप में जाना चाहिए, प्लस उसके साथ वारंट भी होना चाहिए, और उसमें वो पूछ सकता है कि मेरे को पहले वारंट दिखाओ उसके बाद मैं आपके साथ जाऊंगा। तो नेम प्लेट वगैरह सब मतलब उसके साथ होना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट उसके साथ होना चाहिए, बात वही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निवारक निरोध शंका के आधार पर जो है वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, यानी कि जो आर्टिकल 22(3) है वो निवारक निरोध से रिलेटेड है। निवारक निरोध का मतलब क्या है कि शंका के आधार पर गिरफ्तारी, यानी निवारक निरोध एक्ट कब आया था? 1950 में आया था, और एक आया था मीसा जो कि आंतरिक सुरक्षा एक्ट 1971 में आया था। एक आया था कोफेपोसा, यानी कि कोफेपोसा 1974 में, ये मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। वैसे देखें तो ये जो है वो मतलब निष्क्रिय हो गए हैं एक तरीके से, इनका कुछ ज्यादा बने। वर्तमान में जो है ये मतलब वर्तमान में भी चल रहा है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने वाला, ये अभी भी कोफेपोसा का वर्तमान अस्तित्व भी मतलब ये वर्तमान में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और
अभी हम बात करते हैं कोफेको से हमने देखा। उसके बाद जो आर्टिकल 22(3) है उसमें जो फोर्थ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है टाडा, तो टाडा का 1985, और उसके बाद है पोटा 2002, और द प्रिवेंशन ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी। तो वर्तमान में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वर्तमान में कोफेको है ना 1974 वाला, वही सक्रिय है, बाकी ये सब निष्क्रिय हो गए हैं, पोटा वोटा सब मतलब निष्क्रिय हो गए हैं। अब हम बात करते हैं पोटा 2002 संसद में संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 22 में जो 4 से लेकर 7 तक। तो इसमें क्या कहा गया कि जो निवारक निरोध से सुरक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है। आर्टिकल जो 22(4) से लेकर 7 तक जो निवारक निरोध से सुरक्षा का प्रावधान है, और इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो 90 दिन के बाद जो है, मतलब किसी भी व्यक्ति को, यहाँ लिखा गया है, यदि किसी भी व्यक्ति को 90 दिन से अधिक समय के लिए निवारक निरोध के अंतर्गत जो है वो गिरफ्तार करने के लिए इस सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। वही बात है कि जैसे निवारक निरोध से सुरक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का प्रावधान है, और उसमें क्या है कि हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो तो इस न्यायिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ठीक है। एचसी का रिटायर व्यक्ति, मुख्य न्यायाधीश, व्यक्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश, ये तो होता है इसका अध्यक्ष न्यायिक बोर्ड का, ठीक है। और इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 3 सदस्यों का ये न्यायिक बोर्ड होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य होते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, एक अध्यक्ष हो गया, मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है ये, और 2 अन्य व्यक्ति होते हैं। अब हमें बात करनी है कि इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है, यदि वह 90 दिन के समय के लिए निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करने के लिए जो इस सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जो कि 1979 में लागू हुआ था, तो उसके द्वारा इस प्रावधान को जो है वो 90 दिन से जो कम करके और 60 दिन वर्तमान में जो है वो कर दिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना है, 60 दिन, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को 60 दिन बाद जो है वो न्यायिक बोर्ड, यानी सुप्रीम एक न्यायिक बोर्ड होगा, उसके सामने जो है वो उपस्थित करना पड़ेगा, या न्यायिक बोर्ड की अनुमति उस पर लेनी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग आर्टिकल 23 से 24 जो है वो देखेंगे, जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त है, और अपने मौलिक अधिकार इस तरीके से 2 वीडियो में और फिर कंप्लीट हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।